आज के प्रीलिम्स एक्सप्रेस में आप क्या जानेंगे? टाइम लायबिलिटीज एंड डिमांड लायबिलिटीज, है ना। फिर विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? वो खाद्य सुरक्षा के आए हम कौन कौन से होते हैं? ये यूपी पीसीएस 2025 का एक क्वेश्चन है, जो मैं प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन रख रहा हूँ पीवाईक्यू वाला। अगला रहेगा, दुनिया में सबसे ज्यादा औसत ऊंचाई वाला महाद्वीप कौन सा है? सबसे ज्यादा औसत ऊंचाई वाला महाद्वीप। एक्सप्लेनेशन इसको डिटेल में बताएंगे। साइलेंट वैली मूवमेंट के बारे में, और इसी तरह से 10 एमसीक्यूज जैसा कि चल रहा है, और उसके एक्सप्लेनेशन जिसके आधार पे आप कम से कम 25-30 क्वेश्चंस तैयार करेंगे। चलिए पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल भारतीय रिजर्व बैंक का है। भारतीय रिजर्व बैंक में मैंने आपको बताया था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टूल्स खत्म हो गए ऑलमोस्ट। आपको कुछ लगे कि कुछ रह गया तो मैं डिस्कस कर लूंगा, है ना। अब इसी पे एक दो क्लास में कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि आपको इजी रहेगा समझने में। पहला सवाल आप पढ़िए इसको। सवाल कह रहा है कि आरबीआई द्वारा निर्धारित सीआरआर और एसएलआर की गणना किस आधार पर की जाती है? मैंने बताया था ना, सीआरआर क्या है? वो एक बैंकों के पास जो कुल जमा होता है उसका एक निश्चित प्रतिशत, एक निश्चित राशि कैश के रूप में आरबीआई के पास जमा करना होता है। और एसएलआर में क्या होता है? बैंक अपने पास खुद रखते हैं, उसमें कैश भी होता है और साथ में सिक्योरिटीज और गोल्ड वगैरह भी होता है ना। अब सवाल है कि इसकी गणना किस आधार पर की जाती है, कि बैंक कितना प्रतिशत कैसे रखेंगे, किस आधार पे? 4 ऑप्शन है आपके पास। साधारण भाषा में आप देखेंगे तो आपको सबसे पहला आंसर सही लगेगा, है ना, टोटल डिपॉजिट। नहीं, ये गलत है। आपसे पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर होगा वो चूज करना है ना। तो इसका आंसर होगा सी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इसी के आधार पे, यानी कि नेट डिमांड, है ना, और टाइम लायबिलिटी। ठीक है, इसको एक्सप्लेनेशन में समझ लीजिए कि डिमांड लायबिलिटीज क्या होता है और टाइम लायबिलिटीज क्या होती है। इसके आधार पे आप समझ जाएंगे। ठीक है, डिमांड लायबिलिटीज क्या है? बेसिकली अगर आपको मैं कहूं, बैंक में आप जाते हैं, बैंक के पास आप जमा करते हैं पैसा। आपका अगर सेविंग अकाउंट है ना, सेविंग अकाउंट है, मान लीजिए सेविंग बैंक का आपने जमा किया है, सेविंग बचत खाता है ना। एक करंट अकाउंट होता है जिसमें आप चालू खाता, पैसा आप जब चाहे निकाल लें। सेविंग अकाउंट में भी बैंक क्या करता है? कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देता है, अमूमन 3.5% के आसपास, है ना। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट बहुत रेयरली ही मिलता है। तो इसमें क्या होता है, ये पैसे ऐसे होते हैं कि आप जब चाहे बैंकों से निकाल ले, है ना। ऐसे ही क्या होता है टाइम लायबिलिटी। टाइम लायबिलिटी में क्या होता है, जैसे आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, एफडी कर दिया बैंक में, है ना। मान लीजिए आपने 1 साल के लिए किया, 5 साल के लिए किया, तो जो भी आपका टाइम होता है उसके बाद आप चाहेंगे कि बैंक आपको वो पैसा दे, है ना। इसी के लिए सीआरआर और एसएलआर रखवाया जाता है बैंकों के पास। ठीक है, अब सवाल पूछा कि किस आधार पे? तो यही आधार है कि नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी जिस बैंक का जितना रहेगा उसी आधार पे उसका पेमेंट उसको रखना होता है। ठीक है, यही एक्सप्लेनेशन में समझाया गया है। सबसे पहले मांग देनदारियां यानी डिमांड लायबिलिटीज को डिटेल में समझिए, है ना, कि कौन कौन से इसमें आता है। तो इसमें चालू खाता आ जाता है, करंट अकाउंट, इसमें सेविंग अकाउंट आ जाता है, बचत खाता, है ना, चेक, डिमांड ड्राफ्ट एवं अन्य पेएबल ऑन डिमांड। जो भी पेएबल डिमांड पे, यानी कि जो आप मांग कर रहे हैं उस पे जो भी पेएबल बैंकों पे एक तरह से कहें देनदारियां होती है ना। लायबिलिटीज का मतलब दायित्व भी होता है, देनदारियां भी होती है। आप इंग्लिश में समझिए, लायबिलिटी बैंक के ऊपर कितना लायबिलिटीज है डिमांड के रूप में, वो एनडीडीएल में काउंट होता है। ऐसे ही टाइम के तौर पे जो भी लायबिलिटीज है, देनदारियां हैं या फिर कहें दायित्व है, वो भी, जैसे कि आप कहें फिक्स डिपॉजिट, है ना, रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी जिसको हम कहते हैं, आरडी, है ना। कई बार बैंक में आप 2-2 हजार 1-1 हजार रुपए मंथली जमा करते हैं और एक समय के बाद आप उसको ले लेते हैं, अमूमन 24 महीने 12 महीने के बाद वो सब आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य सावधि या कहें टाइम जो भी जमा होते हैं, सावधि का मतलब टाइम होता है, टाइम के आधार पर जितना भी आप बैंक में जमा करते हैं उस तरह की देनदारियां बैंक पे होती है, तो वो सब, है ना। तो ये चीज है, इसी का आंसर है यही। बाकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के जो बैंक की टोटल जो टाइम लायबिलिटी और डिमांड लायबिलिटीज, यही इसी के आधार पे सीआरआर एसएलआर के लिए बैंक अपना अलग पैसा निर्धारित करते हैं, उसकी गणना उसी आधार पे की जाती है। फेडरल रिजर्व वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। एक एमसीक्यू आखिरी रहेगा इसका, ये पढ़ लीजिए, फिर इस पर ये वाला स्टॉप हो जाएगा, फिर दूसरा देखते हैं और क्या आ सकता है इसमें। ठीक है, सवाल पढ़ लीजिए एक बार। पहला ऑप्शन आपके पूछ रहा है कि कथनों पर विचार करना है, 3 स्टेटमेंट है। पहला कथन कह रहा है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व, यानी कि जो यूएसए का फेडरल रिजर्व सिस्टम है, द फेड है, उसकी सख्त मौद्रिक नीति। सख्त मौद्रिक नीति का क्या होता है अभी एक्सप्लेनेशन में समझाएंगे, ताकि आप क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। से अन्य देशों से यूएसए में पूंजी पलायन, कैपिटल फ्लाइट, ये भी मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है, देखने को मिल सकता है ना। सख्त मौद्रिक नीति यानी कठोर मौद्रिक नीति अपनाएगा तो दूसरे देशों से, जैसे भारत है, वहां से पूंजी पलायन यानी कि कैपिटल फ्लाइट यूएसए में देखने को मिल सकता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही। ऐसे ही जो तीसरा ऑप्शन है कि यूएस डॉलर का दूसरा नाम, डॉलर का जो दूसरा नाम है वो फेडरल रिजर्व नोट है ना, ये सही ऑप्शन है, ये भी सही है। और जो दूसरा इसमें स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि यूएस डॉलर यानी यूएसडी को जारी करने का एकमात्र अधिकार यूएस फेडरल रिजर्व के पास है ना, एकमात्र अधिकार। मैंने पहले ही बोला था इस तरह का जब भी आए तो थोड़ा सा सावधान होइएगा।
यूएस फेडरल रिजर्व क्या करता है, ये वितरित कराता है, डिस्ट्रीब्यूट कराता है, पैसों को छापता नहीं है खुद, है ना। तो ये कह रहा है कि जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है, यूएस फेडरल रिजर्व के पास। तो दूसरा वाला ये हो जाएगा गलत, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, फेडरल रिजर्व वाला आपको पूरा कंप्लीट समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अब इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। सख्त मौद्रिक नीति का मतलब क्या हुआ? यूएस जो द फेड होता है, यानी कि जो यूएसए का जो फेडरल बैंक होता है, वो क्या करता है, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में यील्ड कहते हैं, है ना, यानी कि प्रतिफल। प्रतिफल इसको हिंदी में कहते हैं, प्रतिफल। ये बढ़ा देता है, यील्ड बढ़ा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि कहें आपका 100 रुपए का एक बॉन्ड है, तो आप अगर खरीदेंगे नॉर्मली तो आपको 95 में मिल रहा है ना, 95 में मिल रहा है। अब ये आपको इसमें कितना आपको प्रतिफल मिल रहा है? 5 रुपया। ऐसे ही अगर ये कर दे 85 में, तो आपको प्रतिफल कितना मिल जाएगा? 15 में। तो ये बढ़ा देता है, सख्त मौद्रिक नीति ये यील्ड बढ़ा देता है। उससे क्या होता है कि जो बाकी देश में जो लोग निवेश किए होते हैं, वो सोचते हैं, कंपनियां, खासकर यूएस की कंपनियां, कोई और भी कंपनियां जो ग्लोबल कंपनियां होती हैं, वो फिर यूएसए में निवेश को तरजीह देते हैं वो लोग। जैसे हमारे यहाँ देशों में एफआईआई वाले जो निवेश होते हैं, ये लोग खासकर अपना पैसा निकाल लेते हैं। पैसा निकालते हैं तो वो जाते हैं वापस यूएसए में, वहां पे जो सिक्योरिटी होती है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ के सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना ज्यादा एक तरह से कहें उनके लिए एक तरह से गवर्नमेंट का बैकअप होता है सिक्योरिटी में। तो उनको लगता है कि नहीं, यहाँ पे हम ज्यादा सेफ है यूएसए के बाजार में निवेश करना, या फिर यूएसए के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करना। तो सख्त मौद्रिक नीति अपनाने से फेडरल रिजर्व द्वारा वहां के सिक्योरिटीज में जो निवेश होता है उसका प्रतिफल भी बढ़ जाता है, यानी कि जो मिलने वाला रिटर्न होता है वो बढ़ जाता है, और बाकी कंपनियों को लगता है कि हम सेफ जगह पे निवेश कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जब एफआईआई होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो भारत जैसे देशों से, विकासशील देशों से अपना जो पैसा लगाए होते हैं वो वापस खींचते हैं, यहाँ के शेयर बेच देंगे, वहां ले जाकर निवेश करेंगे, तो यहाँ से पैसा बाहर जाएगा। तो इसी को कहते हैं कैपिटल आउटफ्लो, पूंजी पलायन कहा जाता है ये चीज। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरा जो स्टेटमेंट था इसमें, अमूमन क्या होता है, सख्त मौद्रिक नीति से ब्याज दर भी बढ़ जाता है। बैंक का ब्याज दर बढ़ता है तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है लोगों के इंटरेस्ट रेट पे, साथ में मार्केट जो इक्विटी मार्केट होता है वो उस पे, है ना। तो उस पे अभी नहीं जाएंगे, ये अलग विषय हो जाएगा। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि सख्त मौद्रिक नीति से अमेरिका में निवेश, खासकर जो सिक्योरिटी होती है उस पर रिटर्न बढ़ जाता है और दूसरे देशों से पूंजी पलायन होने लगता है। जो दूसरा ऑप्शन था कि एकमात्र अधिकार वाला, तो बेसिकली कागजी नोट जो होता है, यूएस डॉलर, जो आप देखेंगे गूगल करके देखिएगा, तो ब्यूरो ऑफ इनग्रेविंग एंड प्रिंटिंग करके ये यही छापता है ना। और ये क्या है, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का ही हिस्सा होता है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, है ना। तो फेडरल रिजर्व जो क्या करता है, ये केवल वितरित करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, ये इसका काम ये होता है। ये ऐसे ही जो वहां पे जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, वो यूएस मिंट द्वारा छापे जाते हैं, एक तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो हम जो आजकल जो यूएस डॉलर देखते हैं, गूगल करके देखिएगा तो उस पर सबसे एक, जैसे हमारे यहाँ लिखा होता है ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है, भारतीय रिजर्व बैंक, वैसे ही वहां पे फेडरल रिजर्व नोट लिखा होता है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी लिखा होता है, साथ में फेडरल रिजर्व नोट भी लिखा होता है। इसीलिए यूएस डॉलर को एक दूसरा नाम फेडरल रिजर्व नोट भी कहा जाता है, कहने की भाषा में। ठीक है, ये गलत नहीं है, स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आते हैं अब तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल आपसे पूछ रहा है कि पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान, पूर्वोत्तर भारत का मतलब नॉर्थ ईस्ट, हम नॉर्थ ईस्ट वाले में चल रहे हैं, है ना। अरुणाचल तक हम खत्म कर दिए हैं, नीचे से आते हुए त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, मणिपुर, नागालैंड, और उसके बाद अब अरुणाचल पे आएगा, अरुणाचल भी खत्म हो गया है। तो अब बचा आपके पास असम, और उधर बचेगा मेघालय और सिक्किम, है ना, ये बचेगा। तो फिलहाल आप इसका बताइए कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क कहाँ पे है, किस स्टेट में? तो सही उत्तर हो जाएगा असम। असम में सबसे ज्यादा 7 आज की डेट में राष्ट्रीय उद्यान है। और अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है नामदफा, है ना, नामदफा या नामदफा, इसके बारे में मैं बता चुका हूं। तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। आपसे ऑप्शन पूछे कहां पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में। क्या ये पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो जी हाँ, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल पे। सॉरी, चौथा सवाल आप आंसर देख लिए होंगे। चौथा सवाल पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर यानी कि एरिया के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पे
एक देश अभी हाल ही में बहुत फेमस था, ग्रीनलैंड। अमेरिका कह रहा है कि वेनेजुएला के बाद कि हम इस पे भी हमला करेंगे, इस पे वापस लेंगे इसको। ये टॉपिक ग्रीनलैंड इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ना याद कर लीजिए, खासकर यदि आप यूपीएससी वाला एग्जाम दे रहे हो तो। ग्रीनलैंड का ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी साथ में इसका पॉलिटिकल हिस्ट्री है ना, पॉलिटिकल हिस्ट्री कह ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी 2026 के लिए। आपसे पूछे तो आप शॉक नहीं होइएगा। यहीं पे एक नेशनल पार्क है, नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, इसका नाम ही है ना। डेनमार्क एक देश है, डेनमार्क, उसका कब्जा है इस पे, है ना। कहाँ पे? ग्रीनलैंड पे। ग्रीनलैंड की सोवरेनिटी किसके पास है? डेनमार्क पास है। तो नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क इसी से नाम से है ग्रीनलैंड का। तो वो बेसिकली क्षेत्रफल का पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। आइए उसका एरिया वगैरह देख लेते हैं। तो देश कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। कितना क्षेत्रफल है? 9,72,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1974 में। मैंने आपको बताया था विश्व का पहला नेशनल पार्क कौन सा है ना। तो ये ध्यान रखिएगा ये सब चीजें। आपसे एक कमेंट में पूछा था कि चलिए उसको अगले क्लास में पूछ लेंगे कि येलोस्टोन नेशनल पार्क में कौन सा ज्वालामुखी है। ध्रुवीय भालू यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में, चूंकि पोलर आर्कटिक रीजन के पास पड़ता है, ठीक है। कस्तूरी बैल, इसका इंग्लिश नाम याद रखिएगा, बैल छोड़ दीजिएगा, है ना। मस्क ऑक्सन, ये सब ये आपसे पूछेगा कि मस्क ऑक्सन कहाँ पाया जाता है ना। तो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क में, है ना। ये चीज है इसका एक्सप्लेनेशन में, ये ध्यान रखिएगा। एरिया पूछ सकता है, चूंकि सबसे बड़ा है, ग्रीनलैंड फेमस था, तो एरिया कोई बड़ी चीज नहीं है, पूछ ले आपसे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और स्थापना 1974, ठीक है। डेनमार्क का पहला है और ग्रीनलैंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। आते हैं यूपी पीसीएस 2025 प्रीलिम्स का एक सवाल है। पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है। नहीं पूछा है आपसे, नॉट पूछा है ना। मैंने बोला था नॉट जहां पे भी आए तुरंत रुक जाइए, ध्यान से पढ़िए। इसमें 4 ऑप्शन है, यदि आपने बनाया होगा तो ठीक, नहीं बनाया तो मैं बताता हूँ। खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है? हर व्यक्ति के पास खाने को सामान रहे, मतलब उसकी उसकी एक तरह से कहें अवेलेबिलिटी रहे, है ना। सबके पास सामर्थ्य रहे, पैसा रहे खरीदने को, है ना। ऐसे ही वो हर देश के हर एक कोने में जिसको भी नीड है उसके पास खाद्य रहे, ठीक है। और जवाबदेही इसमें नहीं आता है, ठीक है। चौथा नंबर गलत हो जाएगा। तो जवाबदेही नहीं आया, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का खाद्य सुरक्षा से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। ये पूछा इसलिए गया है कि फाओ एक संस्था है, उसका उसका एक उसकी परिभाषा है खाद्य सुरक्षा के आयाम के बारे में। तो वहीं से ये सवाल उठाया है शायद यूपीपीसीएस ने, क्योंकि सवाल का वो सोर्स नहीं देता है, तो उस आधार पे, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। स्टेबिलिटी मतलब वो जब आप हमेशा बना रहे, ऐसा नहीं है कि हाँ एक समय में खाद्य सुरक्षा रहे और अगले 2 दिन के लिए अनअवेलेबल रहे, तो वो चीज भी इसमें नहीं आती। इसके एक्सप्लेनेशन में और चीज लिख सकता था, बट मेंस में आपको अगर लग रहा है कि मेंस के लिए हमको तैयार करना है, तो प्लीज फाओ का जो फ्रेमवर्क है, वो 4 जो ये मुद्दे हैं, ये चारों, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लीजिएगा। बाकी आपके पास 4 पॉइंट्स रहेंगे तो आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आज के छठे सवाल पे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। छठा सवाल है कि भारत में स्थानीय सरकार, है ना, लोकल गवर्नमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसमें से एक गलत है, वो बताना है ना। तो पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार स्थानीय सरकार संघीय प्रणाली में एक स्वतंत्र स्तर नहीं है ना। यानी कि जो फेडरल सिस्टम है उसमें एक इंडिपेंडेंट स्तर नहीं है। तो आपको पता है फेडरल में कौन होता है? फेडरल सिस्टम में कौन होता है? एक सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट और अलग अलग स्टेट्स गवर्नमेंट होते हैं, यानी कि सेंटर और स्टेट्स होते हैं ना। तो उसमें हम कहें कि जो पंचायती राज सिस्टम है, ये वाले पंचायती, ये नहीं आते हैं, इनको इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ये राज्य सूची के विषय हैं, इसीलिए इनका इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं। तो ये फेडरल वाले में नहीं आते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। आते हैं नीचे से। स्थानीय निकायों का चुनाव एक आयोग द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है स्थानीय निकायों का चुनाव करवाना, तो ये किया जाता है। स्थानीय सरकार के पास वित्त का जो फाइनेंस का प्रावधान होता है एक आयोग द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है ना, वो इसको सिफारिश करता है इसके फाइनेंस के लिए। अगला जो बी वाला है कि 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है ना, ये गलत है। 33% का प्रावधान है, यहाँ पे आपसे 30% पूछा गया है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। 30% की जगह 33% है। बाकी कई स्टेट में तो 50% हो रखा है, ठीक है। तो उसका भी आप एक ध्यान रखिए। इंडिया है किस किस स्टेट में 50% का प्रावधान नहीं है,
किसी और क्लास में उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, ये मैंने समझा दिया आपको, है ना। दो संविधान संशोधन अधिनियम है 73-74, इसके प्रोविजंस जरूर आपको पता होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। इसी में 1/3 सीटें, यानी कि कम से कम 1/3, टेक्निकली कहें तो कम से कम 1/3 की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी, है ना। राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, इनका जो अनुच्छेद है 243I(y) है ना, ऐसे ही 243 के निर्वाचन आयोग के बारे में है, ठीक है, चुनाव कराने की जिम्मेदारी के बारे में, ठीक है। चाहे तो आप इसको समझ सकते हैं। स्टेट का है तो वो जरूर याद रखिएगा अनुच्छेद भी। 7वां सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप दुनिया का सबसे ज्यादा औसत ऊंचाई वाला। एशिया में आप देखेंगे, एशिया में माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट, ये सबसे, इसका जो चोटी है सबसे ऊंची है ना, माउंट एवरेस्ट की, हिमालय के, ये सबसे ऊंची है। लेकिन आपसे पूछा सबसे ज्यादा औसत, एवरेज एलिवेशन वाले, एवरेज ऊंचाई वाला, यानी कि सारी चोटियों को मिला दे तो औसत, यानी कि समुद्र तल से, सी लेवल से औसत ऊंचाई जो है किसका है, किस महाद्वीप का है, तो आपसे ये पूछा गया सवाल, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में कई छोटी छोटी कहें बर्फ की चोटियां हैं, क्योंकि पूरा बर्फ से ही ढका होता है वो, तो उनका जो एलिवेशन है वो काफी ज्यादा है। छोटे छोटे बड़े बड़े छोटे बड़े जो है, सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे ऊंचाई वाला नहीं है, लेकिन कमी ऊंचाई के है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। उससे औसत ऊंचाई इसका बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 2500 मीटर है, ठीक है। फीट में आप देखें तो 8200 फीट है। नॉर्थ अमेरिका का देखेंगे तो 720, ऐसे ही एशिया का देखेंगे तो लगभग 920, 923, और साउथ अमेरिका का देखेंगे तो 554। ऐसे ही अगर आपसे पूछे क्रम में कि कौन है 4 का, ये है। किसी और क्लास में समय मिलेगा नहीं तो आप गूगल करके इसको देख लीजिएगा, सातों का औसत ऊंचाई, ठीक है। आते हैं 8वें सवाल पे, जो पर्यावरणीय आंदोलन था उसमें से थर्ड लास्ट है। साइलेंट वैली मूवमेंट के बारे में पूछा गया कि किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। 4 ऑप्शन है आपके पास। पश्चिमी घाट में खनन परियोजना का विरोध करने हेतु, गलत है ये, खनन परियोजना के विरोध के लिए नहीं शुरू किया था। पश्चिमी घाट में वनों की कटाई को बढ़ावा देने हेतु, वनों की कटाई को बढ़ावा कैसे देंगे, तो इस तरह का स्टूडेंट पहले गलत मारी है ना। साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान में घोषित करने हेतु, ये भी गलत है, क्योंकि इस मूवमेंट के बाद ये इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, है ना। तो भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केरल मुख्य इसका सेंटर था। जल विद्युत परियोजना एक शुरू की गई थी उसी को रोकने के लिए, क्योंकि उससे साइलेंट वैली वाले जो हिस्सा था पार्क का, वो खत्म हो रहा था, उसका नुकसान पहुंच रहा था। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। कहां पे, किस नदी पे वो जल विद्युत परियोजना थी, तो कुंथी पूजा नदी है ना, कुंथी पूजा, ये ध्यान रखिएगा, नदी आपसे पूछ जाएगा। कब शुरू हुआ था, तो 1973 के आसपास ये शुरू हो गया था। 1970 के 80 के दशक का फेमस उदाहरण है। अगर आप एक सवाल में अगला पूछूंगा विक्रम से, जब ये खत्म हो जाएगा तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा किसने शुरू किया था, तो केरल शस्त्र साहित्य परिषद, इसी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ था। कारण क्या था मैंने बता दिया, कुंथी पूजा नदी, इस पे प्रस्तावित एक जल विद्युत परियोजना थी, उसी को रोकना था। इससे क्या हो रहा था कि साइलेंट वैली में जो सदाबहार वर्षा वन है, एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा था, ठीक है। उसके बाद इस आंदोलन को इतना फेमस हुआ कि 1985 में साइलेंट वैली एरिया को पूरा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क बनाया गया, ठीक है। और सरकार ने इसको, परियोजना को रद्द कर दिया था, ठीक है। अब इसमें मैंने जो बताया था उसमें अब एक रह रहा है जंगल बचाओ आंदोलन और एक टिहरी बाघ संघर्ष, है ना। 2 और रह रहे हैं, अगले 2 एमसीक्यूज में ये भी खत्म हो जाएगा। 9वां सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, जो भी कहिए इनको, उनके समय में, भगवान बुद्ध के समय में सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था, है ना। एक मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था आप लोगों से, उसमें से रूपक के बारे में पूछा गया था। ये बेसिकली गुप्त काल का चांदी का सिक्का था। महात्मा बुद्ध के टाइम में करसापन या कहापान, तो सही उत्तर हो जाएगा डी, ये उस टाइम का फेमस सिक्का था, ठीक है। करसापन या कहापान, है ना। एक शक क्षत्रप थे कहापान, उनके समय में भी ये बहुत फेमस हुआ था। तो बुद्ध के समय में, महान जनपद के समय में बेसिकली कहें, उस समय में करसापन फेमस होने लगा था स्वर्ण के सिक्का के रूप में, और जातक जो कथाएं हैं उसमें भी इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। महात्मा बुद्ध के समय में जो सिक्के प्रचलित थे अन्य, उनके क्या नाम है, निष्क, करसापन, स्वर्ण, कंस, पाद, मासक, है ना, काकनिक, ये सब। आपसे पूछ दे कि काकनिक क्या था, मासक क्या था, ये तो आपको पता हो गया। करसापन अक्सर लोग जानते हैं, निष्क भी जानते हैं। आपसे पूछ दे स्वर्ण, कंस, पाद, है ना, मासक, काकनिक, ये सब सिक्के ही थे महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध के टाइम के। आज का आखिरी सवाल, मौर्य प्रशासन में प्रांतीय शासन, यानी जो
एक तरह से कहें आज के जो स्टेट्स जो होते हैं, प्रांत होते हैं, उसका प्रमुख कौन होता था, यानी कि जो हेड कौन होता था। आज के डेट में हेड कौन है, सीएम और गवर्नर को नॉर्मली गवर्नर क्या होता है, नाम मात्र का, सीएम वास्तविक हेड होता है। वैसे ही आपसे पूछा है कि प्रांतीय प्रशासन का एक ही हेड होता था, वो कौन है। 4 ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर हो जाएगा बी, कुमार या राजकुमार, है ना। जो अमूमन राज दरबार के जो राजकुमार होते थे, उनको कुमार के पदवी से प्रांत का प्रमुख बनाया गया था। मौर्य काल में कितने प्रांत थे, कौन कौन से थे, अभी मौर्य का चलेगा, तो मैं अगले 1-2 क्लासेज में वो भी डिस्कस कर लूंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कुमार या राजकुमार। तो ये है आज के आखिरी सवाल का आंसर। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले एमसीक्यूज के वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।